गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम कक्षा 8 में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, उसका तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन दोनों स्थानों पर खंडरों की खोज मात्र एक संयोग यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत के दूर दूर तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली है उसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता थी। कैसी थी? विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इसे इस स्थिति में पहुंचने में हजारों वर्ष लगे होंगे। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष। सिंधु सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता ने किन किन से संपर्क स्थापित किया? फारस, मेसोपोटामिया ये इराक में है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के किनारे। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध स्थापित किए। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार, सांस्कृतिक मेल मिलाप, यात्राएं कहाँ तक थी? फारस तक, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता तक जुड़ी हुई थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनी था। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगर सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग क्या था? धनी था। व्यापारी वर्ग धनी था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः कैसी थी? छोटी थी। सिंधु घाटी, अब आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कुछ विशेष पता नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें भारत के ही माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहाँ का माना जा सकता है? भारत का ही। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु नदी किसके लिए थी? सिंधु
नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। संभव है कि मौसम परिवर्तन से जमीन सूखती चली गई हो। शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती चली गई हो। खुदाई में निकले मकान 2 या 3 मंजिला हैं। जो ये सिंधु नदी में भयंकर हो, या तो बाढ़ आई होगी इसलिए तहस नहस हो गए होंगे वो नगर, या फिर नदी सूखती चली गई होगी और जो सतह है वो क्या हो गई, ऊपर उठती चली गई। तो खुदाई में जो मकान निकले हैं वो कैसे निकले हैं, 2 या 3 मंजिले हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मकान 2 या 3 मंजिले मिले हैं। 2 या 3 मंजिल के उनके मकान थे। मौसम परिवर्तनों का प्रभाव इलाकों के निवासियों पर पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के निरंतर टूटने के प्रमाण मिलते हैं। निरंतर टूटती रही है ये सभ्यता। यह संभव है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ हो। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ होगा। अब यहाँ हुआ होगा अनुमान ही है, पूर्णतः हम सत्य रूप से नहीं कह सकते। पुरानी सभ्यताओं के बारे में जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उनके हम अनुमान नहीं लगा सकते, उनके बारे में कल्पना के आधार पे हम पहुंच सकते हैं, तार्किक आधार पे हम पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्य और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान आर्यों और द्रविड़ों के बीच हुआ। बाद में युगों में बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहाँ घुल मिलकर रह गई। फिर यहाँ क्या हुआ, घुल मिलकर रह गई। अब है प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। क्या समझा जाता था कि हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है, वेद है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की
ऋचाओं ऋचाओं का समय ईस्वी पूर्व 1500 मानते हैं। यानी ईस्वी पूर्व से 1500 वर्ष पहले की ऋचाएं विद्वान अनुमान लगाते हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा। यह भी कहा गया कि वेद भारत के अन्य महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। अवेस्ता की रचना कहाँ हुई? ईरान में हुई। उसके बाद है वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद धातु से। विद धातु से हुई है। जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ क्या है? जानना। वेद का अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है वेद का सीधा साधा अर्थ है क्या है? अपने समय का ज्ञान संग्रह। अपने समय का ज्ञान संग्रह। पर उसमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युगों में आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक है। हमें भारत में विचार की क्रम की दो समानांतर विकसित होती धाराएं मिलती हैं। कौन कौन सी? एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। भारतीय संस्कृति क्या है? तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में क्या विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो बाद में असह्य हो जाती है, जिसको सहना मुश्किल हो। असह्य यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। तो इसका मतलब है जाति व्यवस्था पहले ऋग्वेदिक काल से ही चली आ रही है। यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। अब है उपनिषद।
सद। उपनिषदों का समय 800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उपनिषदों का समय 800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उपनिषदों का समय क्या माना जाता है? 800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। उस उपनिषदों में क्या है? ज्ञान की तरक्की कसौटी पे चीज़ों को कसा गया है। वे किसी किस्म के दृढ़वाद को अपने रास्ते पे नहीं आने देते। उनका जोर आत्मबोध पे है, व्यक्ति की आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान पे। उपनिषदों में किस पे जोर है? आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। उपनिषदों का झुकाव किसकी ओर है? अद्वैतवाद की ओर। अद्वैतवाद की ओर है। इनमें बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पे बल देना। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। उपनिषदों पे क्या किया गया? सच्चाई पे बल दिया गया है। इनमें बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की इनमें कामना की गई है कि उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता सच्चाई पे बल देना। इनमें कामना की गई है कि असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु से मुझे सत्य की ओर ले चल। इसमें हर श्लोक का अंत टेक से होता है, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो चलते रहो। उपनिषदों में हर श्लोक के अंत में श्लोक का अंत टेक से होता है। टेक यानी तुकबंदी से होता है। चरेवेति चरेवेति, चरेवेति चरेवेति यानी अर्थात चलते रहो चलते रहो, अर्थात चलते रहो चलते रहो, चलते रहो चलते रहो। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और दोनों में अनुशासन हो। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और दोनों में अनुशासन हो।
ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का अर्जन, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानार्जन के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये पाठ देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है जो विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध स्थापित किए। यहाँ के लोग एक दूसरे से संपर्क था। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों का आना। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मकान की कौन से मंजिले मिले हैं? 2 या 3 मंजिले मिले हैं। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान आर्यों और द्रविड़ों के बीच हुआ। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अवेस्ता की रचना कहाँ हुई थी? ईरान में हुई थी। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा सीधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान संग्रह। वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। उपनिषदों का समय कब बताया गया? 800 ईस्वी पूर्व 800 ईस्वी पूर्व माना गया है। उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। उपनिषदों में हर श्लोक का अंत टेक से होता है, तुकबंदी से होता है। चरेवेति अर्थात चलते रहो। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और दोनों में अनुशासन हो। ज्ञानार्जन के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। आज के लिए इतना ही और शेष पाठ अगले वीडियो में। नमस्कार।